नमस्कार दोस्तों। आज एक नया बोर्ड हम लोग आरआरबी मुंबई 1994, पेज नंबर वही है 28 है और तमिलनाडु ही है। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग प्रश्न में बात करते हैं, समय कम रहता है और हम लोग को सब चीज डिस्कस करना पड़ता है। देखिए, प्रश्न तो है 10-15 ही, लेकिन आप उससे देखते हैं कम से कम 150-200 प्रश्न बन जाता है। तो इसको आप अच्छा से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ भी दे दिए हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा होगा एक बार कमेंट सुन लीजिएगा, तब फिर उसे लिख लीजिएगा। आप देखिएगा जितना पढ़िएगा ना सब रिपीट हो जाएगा। खाली मेरे साथ आप बने रहिए और इसको थोड़ा सा ज्यादा शेयर कर लीजिए। आप लोग शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। दिया हुआ है कि जापान का करेंसी येन है। अब इसमें हम लोग दो चीज का ऑपरेशन करना है, एक जापान का करना है और एक येन का करना है ना। तो पहले तो जापान के बारे में लिखिए। जापान, जापान ये कहां पर स्थित है? तो देखिए, अगर आप लोगों को फिगर पता होगा तो पता होगा, ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में। अगर ये भी नहीं होगा तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर। अच्छा, इसमें तो ये लकी हो गया। अब देखिए, ये जापान जो है इसकी राजधानी आप लोग जानते होंगे, राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। इसका मुद्रा तो लिखा हुआ यहां पर, और हम लोग मुद्रा पढ़ेंगे, मुद्रा लिखा हुआ है येन। अच्छा, ये जापान जो है तो छोटा लेकिन बड़ा विशैला है, मतलब अच्छा, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। तो ये जापान जो है से 4 द्वीप से मिलकर बना है, तो चारों द्वीप का नाम याद होना चाहिए। ये 4 द्वीप से मिलकर बना है। पहला है होन्सू, थोड़ा सा नाम अलग अलग मिलेगा, होन्सू, होक्काइडो, क्यूसू, क्यूसू और सीकोगू। थोड़ा सा नाम अलग अलग है, होन्सू, होक्काइडो, क्यूसू और शिकोगो। ये 4 द्वीप से मिलकर जापान बना है। इसमें देखिएगा, ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ना। इसी पर 80% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या 80% जनसंख्या जो है इस पर निवास करती है। अच्छा, और देखिए, ये चारों का नाम थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा आपको कि 4 द्वीप से बना है। अच्छा, इसमें और देखिएगा, ये जो है जापान जो है रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर ज्यादा ज्वालामुखी आता है, इसलिए जापान को हम लोग ज्वालामुखी का घर बोलते हैं, ज्वालामुखी। अच्छा, आप जानते हैं ज्वालामुखी और क्या बोलते हैं, भूकंप ये सब आते रहता है, यहाँ पर ज्वालामुखी का घर जापान को बोलते हैं। इसके अलावे और इसमें क्या लिख सकते हैं, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, एक यहाँ पर फ्यूजी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है, तो जापान में है। ये हम लोग जापान के बारे में इतना अभी याद रखिए, फिर से आएगा तो कुछ अलग पॉइंट समझेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं। अब थोड़ी सी करेंसी की बात आई है एशिया महाद्वीप में, तो करेंसी की बात आई है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, रूस का रूबल होता है, इसको याद रख लीजिए, कहीं क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर रूबल तो ठीक है, एक यहाँ पर संसद का नाम अगर आप लोग को याद है तो बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए। तो जापान का संसद का क्या नाम है, तो डायट, डायट ये संसद का वहां पर नाम है, संसद का नाम। ना दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा तो दिखाना चाहिए। देखिए, रूस का हो गया रूबल, इसके बाद लिखिएगा चीन। तो चीन का आपका करेंसी याद होना चाहिए, रेन मिन मी, रेन मिग,
रेन मिन मिग, थोड़ा सा नाम ऐसा है, रेन मिन मिग। अच्छा, इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे हम लोग देखे थे श्रीलंका में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, नेशिया में, इस सब में चलता, भारत में इस सब में रुपया चलता, तो वहां की रुपया होगा, जैसे भारतीय रुपया नहीं चलेगा। और एक सिंगापुर में लिख लीजिए, सिंगापुर, तो सिंगापुर में डॉलर चलती है, क्या चलती है, डॉलर चलती है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जापान से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। चीन तो मत कहिए, सब चीज में अच्छा है, देखा जाए तो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोबाइल खचाखच भरा हुआ है इसका, देख ही रहे हैं। पहले देखिए अभ्रक से भी सवाल आता, अभ्रक, तो अभ्रक को माइका बोलते हैं, माइका, इंग्लिश में इसका बोलते हैं माइका। तो एक बार सवाल पूछ दिया था कि माइका क्या है, तो विद्युत का ये कुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है, कुचालक। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश इसका चीन है। अब देखिए चीन किस किस में ज्यादा अच्छा योगदान देता है उसके बारे में समझिएगा। देखिए चीन, अगर चीन कहेगा तो आप कोयला में भी सबसे बड़ा उत्पादक देश ही चीन है। चीन जो है कोयला में भी है, और अभ्रक में तो लिख ही दिया हम लोग। और एक और याद रखिएगा, रेशम मार्ग इसका आज से नहीं, बहुत पहले ही से इसका फेमस था। तो ये तीन चीज में बड़ा ही आगे है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो आगे ही है। अब चीन के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, चीन है ना, इसकी राजधानी बीजिंग है ना, इसकी राजधानी बीजिंग है। अब इसको यहां पर एक हांगहो रिवर मिलेगा, हांगहो रिवर है ना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं। हांगहो रिवर को इसको पीली रिवर भी बोलते हैं, पीली नदी भी बोलते हैं हम लोग, पीली नदी भी कहते हैं। इसका एक शहर संघाई है, जो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर आप पढ़ते हैं, ऐसे ही चीन का मैनचेस्टर संघाई कहलाता है। ये सूती के लिए बड़ी फेमस है, ये है चीन का मैनचेस्टर, अच्छा इसको और नाम से संबोधित किया जाता है चीन को। अगर यहां पर आप लिख लीजिए अकालों का देश, अकालों का देश, क्या अकालों का देश किसे बोलते हैं, तो चीन को बोलते हैं। वहां पर भूखमरी, बाढ़, ये सबकी समस्या, आपको क्या लगता है केवल ये भारत में ही ऐसा है, सब देश में लगभग मिलेगा। तो अकालों का देश भी किसको बोलते हैं, चीन को बोलते हैं। तो इतना कम से कम ये तो हमेशा पूछता है, रेशम में सबसे ज्यादा कौन है, तो चीन है, कोयला में भी है तो चीन है। और चीन की राजधानी बीजिंग हो गया, ये हो गया संघाई मैनचेस्टर हो गया। तो आप लोग इतना कम से कम नोट कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग, लगाइए क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा तीन प्रश्न है कि बेसिन की संधि अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुआ था। अब फिर है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में तो पढ़ चुके थे सुभाष वगैरह, आज बढ़िया से और पढ़ेंगे। अब फलों को उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिन की संधि आई है, बेसिन की संधि, और उसके बाद कौन है, अंग्रेज। तो अंग्रेज के बारे में तो पढ़वे करेंगे भाई, तो सब दिन तो अंग्रेज हम लोग बकते रहते हैं। तो अंग्रेज के बाद आज यहाँ पर हम लोग समझेंगे पेशवा के बारे में। ऐसे बेसिन की जो संधि हुई है अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुआ था, पेशवा। तो समझिएगा मराठा में जब शिवाजी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद पेशवा का पद आ जाता है। देखिएगा पहले समझिए इसको, मराठा साम्राज्य है ना, मराठा साम्राज्य, इसका अगर संस्थापक अगर बोलेगा, संस्थापक, तो शिवाजी मारिएगा, शिवाजी है ना। जब इनका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो गया, तब
उसके बाद अभी बहुत ही लंबा इसमें और टॉपिक है, ठीक है ना। अगर इसमें और दो चीज याद रखिएगा, देखिए हम लोग पढ़े थे कि इसी शिवाजी ने अष्ट प्रधान लाए थे, अष्ट प्रधान का पोस्ट लाए थे। अगर आप लोग को याद है, बार बार याद है, नवरत्न कहेगा तो अकबर, अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्ण देव राय, तुल्लु वंश पढ़े होंगे, और अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी। उसी में पेशवा बहुत बड़ा पद था, प्रधानमंत्री तरह होता था। और इसी में आप लिख सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में एक चौथ कर होता था, चौथ कर, तथा सरदेशमुखी कर, सरदेशमुखी कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चौथ कर किस साम्राज्य में लगता था, तब मराठा से, और सरदेशमुखी कर का भी संबंध किससे था इसमें। लेकिन हम लोग आया पेशवा, हम लोग देखे कि जब ये शिवाजी का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो पूरा मराठा साम्राज्य में जो शक्तिशाली जो पोस्ट आ जाता है सिर्फ पेशवाओं के पास चल जाता है। पेशवा मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री जिसका पावरफुल हो तो नहीं होता है। तो आपको कुछ पेशवा के नाम याद होना चाहिए, पेशवा, है ना। तो आप देखिएगा, पहला लिखिएगा बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा आपको नाम देखिएगा क्या है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, इसको लिखिएगा बाजीराव प्रथम। और तीसरा जो है इसी से बनेगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको एक पॉइंट कम से कम याद होना चाहिए। अंतिम जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अब देखिए यहां से सवाल कैसे बनता है, पेशवा से तही में सवाल आता है कि प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था। ये आपको 1713 से 1720 तक रहेंगे, और ये 20 से ये 40 तक, और ये रहेंगे 40 से 1761 तक, और ये लास्ट कर जाएंगे 1818 में खत्म हो जाता है। अब इसमें से देखिए सवाल कैसे बनता है, बोलता है कि प्रथम पेशवा कौन था, तो आपको याद रखना है बालाजी विश्वनाथ। अब कैसे याद रखेंगे, ऐसे समझिए आप लोग, अभी एक मूवी आई थी तब बाला 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 ऐसे नाम सुने होंगे, तो बाला पहली बार सुने हैं तो प्रथम पेशवा ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि प्रथम पेशवा है, प्रथम पेशवा है। अच्छा, इसको हम लोग द्वितीय मराठा साम्राज्य के संस्थापक बोलते हैं। तो पहले जैसे ये थे शिवाजी थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो दूसरा बार जो स्थापना किए थे, इसको लिख सकते हैं द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक है ना। और ये बड़ा ही खतरनाक था भाई, बाजीराव प्रथम, नाम सुना होंगे, अब इसको मूवी भी देखे होंगे। तो इसको बोलते हैं लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा। और इसकी जो तुलना जो की जाती है से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पोल से की जाती है। समझिए, रॉबर्ट पोल से, मतलब इसकी तुलना सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इतना ही खतरनाक था, ठीक है ना। इसके सामने बढ़िया बढ़िया घुटने टेक देते थे बाजीराव प्रथम। इसको लड़ाकू पेशवा बोलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पोल से तुलना किया जाता है, तुलना। अब इसके बाद है बालाजी बाजीराव। अच्छा, अब यहां पर इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1761 तक रहा है। 1761 में आप अगर याद है तो बताइए, तो क्या हुआ था, तो तृतीय पानीपत का युद्ध, तृतीय पानीपत का युद्ध। आप पढ़े होंगे 1761 में। आप कमेंट करके बताइए किसके किसके बीच हुआ था, बताइए उसको।
तो हम लोग देखे थे कि मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो था से पंजाब में एक गवर्नर नियुक्त किया था। उस गवर्नर को हटाकर ये सब मराठों ने एक नया गवर्नर अपना नियुक्त कर दिया था, जिससे घुसाकर भारत पर आक्रमण कर देता है। ऐसे बताए थे कि मराठों की ओर से सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों लड़ते हैं, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त करते हैं। इसको आंखों देखा जो लाइव जो देखता है से काशीराज नाम का पंडित है, वही आके इसको सुनाता है कि कई दो हीरे टूट गए और कई सोने चांदी बिखर गए। जब ऐसे ही ये सुनता है तो इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो मराठों से ये मतलब इनका मृत्यु हो गया है। इस तरह से पानीपत का तृतीय युद्ध खत्म हो जाता है और सब अफगान लोग जीत जाते हैं और फिर से पंजाब पर गवर्नर अपना नियुक्त कर लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा किसके समय में हुआ था, तो बालाजी बाजीराव। इसको तो पढ़ा है आप लोग को। और इसमें बस आपको याद रखिए कि अंतिम पेशवा था, अंतिम पेशवा था। तो सवाल यहीं से चांस बनता है कि प्रथम पेशवा कौन था और अंतिम पेशवा कौन था। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न है कि फलों का उत्पादन हर्टिकल्चर कहलाता है। जरा रुकिए, हम लोग देखे थे फलों का अध्ययन कहेगा तो पोमोलॉजी होता है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन दे दिया। देखिए फंसा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा फलों का अध्ययन, अगर फलों का अध्ययन कीजिएगा तो आप बोलेंगे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। अच्छा इसके बाद देखिएगा एक आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो ये होगा मछली, मत्स्य का उत्पादन, मत्स्य का उत्पादन, मत्स्य का अध्ययन लिख दीजिए, अध्ययन। एक होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये तो प्रश्न आता ही आता है। अब बता दें, इसको ट्रिक भी बता देते हैं, इसको थोड़ा हटा दें। माइकोलॉजी कवक, कवक का अध्ययन होगा। एक होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये आपको हो गया शैवाल, शैवाल का अध्ययन। और एक और समझिए सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। ये छिपकली का अध्ययन, छिपकली की अध्ययन। और ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी ये सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन। बहुत ज्यादा हो गया, इसको आप इतना याद रखिएगा। और है सेरिकल्चर, तो रेशम। देखिए इसको याद कैसे रखें, जैसे पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर में मत्स्य का उत्पादन, जब हम लोग मछली उछलेते हैं उसको पीस पीस कर देते हैं, तो पीसी कल्चर हो गया। माइकोलॉजी ऐसे समझिए कि हम लोग की जो माँ है, माई जो है से कवर करके रखती है हमेशा बाल बच्चों को, तो कवर मतलब कवक हो गया। फाइकोलॉजी देखिए, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, तो अगर माइकोलॉजी में कवक आ गया तो ये शैवाल हो जाएगा। सौरोलॉजी, अब इसको कैसे याद रखें, जैसे हम लोग कहीं रूम पर बैठे, रूम में बैठे उठे रहते तो छिपकली चारों घूमते रहता, तो हम लोग कहते ओ मत गिरना, सॉरी सॉरी, हम कुछ नहीं आपको बिगाड़े हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो छिपकली का अध्ययन क्या कहला गया, सौरोलॉजी, मतलब सॉरी बोल रहा है कि मत गिरना। ओफियोलॉजी, ओफियो 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 ऐसा मार रहा है, तो किसका अध्ययन है भाई, सांपों का अध्ययन हो गया। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस आए हैं, कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा पहले भी हम लोग बहुत पढ़े हैं, इसमें और थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए सुभाष चंद्र हम लोग बोस को देख रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस से जितना सवाल बनता है उसको हम रख ही जाइए पकड़ के, बता भी रहे, सीरियल बाय सीरियल बतावेंगे, उसको आप समझ लीजिएगा। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस लिखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हम लोग समझा देंगे इसको। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। कटक कहां पर मिलेगा, जहां पर चावल अनुसंधान केंद्र है, ये उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा।
अच्छा, एक राज की बात है कि 23 जनवरी को इसी वर्ष से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है सरकार। तो इन्हीं के अथी पर होगा था 23 जनवरी से अब हर साल पराक्रम दिवस मनेगा, पराक्रम दिवस मनेगा, है ना। अब इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु उसमें नहीं बताए थे हम लोग, चित्तरंजन दास, है ना। अब समझिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं 1938। तो 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में जब हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहां पर दो अध्यक्ष पद के लिए इन्हीं को चुना गया था। और ये इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, हर चीज को रखे थे कि आगे जो होने वाला था बैठक, उसमें भी चांस था कि यही जीत जाएंगे। तो होगा, देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे त्रिपुरी अधिवेशन, या इसी को बोलते हैं त्रिपुरी संकट। जैसे त्रिपुरी में अधिवेशन होना था, है ना, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलेगा त्रिपुरी। तो वहां पर अधिवेशन होने वाला था, तो वहां पर अध्यक्ष पद के लिए दो खड़ा हुए। एक तो सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरा थे महात्मा गांधी, जो सपोर्ट कर रहे थे, पूरा उन पर हाथ रखे हुए थे। उस आप लोग नाम सुने होंगे, पटाभी सीतारामैया नाम सुने होंगे। तो पटाभी सीतारामैया अंदर से बड़ी गदगद था कि भाई महात्मा गांधी हमारा पर हाथ रख दिए तो हम तो जीत ही जाएंगे, कौन बड़ी बात है। तो जब वहां पर वोटिंग हुआ तो आप देखिएगा कि 1377 वोट केवल पटाभी के पास गया और 1580 वोट लगभग सुभाष चंद्र बोस के पास गया। तब अध्यक्ष तो वही बन जाएंगे, कहे कि भाई ज्यादा वोट है। तो महात्मा गांधी को बड़ा गिल्टी फील हुआ कि बताइए, हमको मरा, इतना बड़ा चेहरा था, इतना बड़ा नाम था, उनका दम अथी हो गया। तो बोलते भाई ये पटाभी का हार नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत हार है। तो यहाँ पर बड़ा ही माहौल दम खराब हो जाता है भाई कि एक बड़ा आदमी हार गया, समझिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा के बाद आप लोग कमेंट कीजिए तो कौन बने थे अध्यक्ष? ये बिहार के ही थे। तो इस्तीफा जब यहां पर देते हैं तो जो अध्यक्ष बनेंगे इस्तीफा के बाद, पढ़ाए थे, अगर जो पढ़ रहा होगा समझ रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये इस्तीफा देते हैं तो ये 3 मई, आगे चल रहे हैं हम लोग, 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का कहेगा स्थापना कौन किए भाई? तो सुभाष चंद्र बोस। अब यहां से जानते हैं, चल जाते हैं कोलकाता में एक अंग्रेज की मूर्ति को ढा देते हैं, मतलब गिरा उड़ा देते हैं। यार भारतीय लोग तो हो गए थे हुदड़, थोड़ा सा गिरा देते हैं। तो अंग्रेज उसको पकड़ लेते हैं और उसको नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस बड़ा दिमाग वाला आदमी थे जी। तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम के भेष बनाकर निकल भागते हैं, निकल कर सीधे अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए सीधे जर्मनी मिलते हैं। जर्मनी जाते हैं और सीधे हिटलर से मुलाकात करते हैं। बड़ा पहनावा अच्छा था। तो वहीं पर हिटलर जो है से नेताजी का उपाधि देता है। तो यहाँ पर देखिएगा नेताजी का उपाधि कौन दिया भाई? हिटलर दिया। अब ये जर्मनी में सहायता मांगने जाते हैं कि भाई हमें भारत को सहायता कीजिए आप, कहे कि जर्मनी जो था से ब्रिटेन का विरोधी था। तो जर्मनी में जाके सहायता मांगते हैं, वहां पर सहायता मिलती, लेकिन उतना जितना एक्सपेक्ट किए थे कि मिलेगा उतना नहीं मिला। उसके बाद जरा घटना घटता है इनके साथ, जापान में घटना घटता है थोड़ा सा। देखिए जापान में एक व्यक्ति थे कैप्टन मोहन सिंह, वहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक कैप्टन
मोहन सिंह थे। मोहन सिंह। अच्छा, पिछले क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे मेरा वीडियो तो उसमें भी बताए थे कि 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और इसी का अध्यक्ष बनता है पहले रास बिहारी बोस। मतलब ये तो स्थापना किए, इसका अध्यक्ष जो बन जाते हैं से रास बिहारी बोस बन जाते हैं। और बाद में मतलब ये इस्तीफा देते हैं तो बाद में सुभाष चंद्र बोस पूरा अपनी कमांड दम ले लेते हैं आजाद हिंद फौज का, और वहीं से नारा देते हैं दिल्ली चलो और आजादी लो। और वहीं पर से रेडियो से पुकारते हैं इनको राष्ट्रपिता बोलते हैं, किनको? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। इन लोग चल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीत लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका जो था से जापान पर बम गिरा दिया, और जापान पर जैसे ही बम गिराया तो जापान आत्मसमर्पण कर लेता है। जो हम लोग को जापान का सहयोग था आजाद हिंद फौज वाला में, तो जैसे ही आत्मसमर्पण कर लेता है तो ये आजाद हिंद फौज वहीं पर ठप पड़ जाती है। वहां के बाद सुभाष चंद्र बोस फिर से जा रहे थे जापान, सिंगापुर से होते हुए उनका मृत्यु हो जाता है। वो तो अलग की बात है, लेकिन आपका जो मेन ये लिखे, इतना आप याद रखिएगा तो काम बन जाएगा कि राष्ट्रपिता कौन बोले भाई? तो सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष कौन थे भाई? एक तो ये रास बिहारी बोस थे, उसके बाद कौन था? ये था। कभी कभी ऐसा होता है कैप्टन मोहन सिंह नहीं दे रहता है आजाद हिंद फौज में, तो आप रास बिहारी बोस भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें छोटा छोटा प्रश्न है, जितना पॉसिबल होगा हम लोग उसको देखेंगे, जो भी निकलेगा। दिया हुआ है कि बिहू असम का त्योहार, ये तो कई बार पूछा है कि यात्रा कहेगा तो उड़ीसा का होता है, और बिहू कहेगा तो असम का है। तो थोड़ा सा इसमें और कुछ लिख लीजिए, त्योहार का नाम, कुछ लोक नृत्य का नाम। देखिए अगर यात्रा रहेगा, धनु यात्रा, चाहे कोई भी यात्रा रहेगा तो उड़ीसा मारिएगा आंसर, ठीक है। एक समझिएगा लावनी और तमाशा तमाशा ये पूछता है, ये महाराष्ट्र के था, महाराष्ट्र। तो ज्यादा तमाशा देखना है तो महाराष्ट्र में जाइए। लावनी बढ़िया बढ़िया लोग को देखना है तो लावनी लवली वही इसके बाद देखिए आपको पांड, इसके बाद आप यह भांगड़ा याद रखिएगा, भांगड़ा। तो भांगड़ा के बारे में जानते होंगे, कहाँ का है भाई? पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ पर है? पंजाब का है। और देख लीजिए कालबेलिया और एक है घूमर, ये दोनों ही कहाँ की है? राजस्थान का, राजस्थान। ये प्रश्न आती है ऐसे ही। पांडवानी एक था, पांडवानी ये है छत्तीसगढ़ का, तो इसमें तो कुछ नहीं आप याद रखिए कम से कम। लावनी तामसा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। एक कथक अगर देखिएगा तो आप यूपी का है। ये लोक नृत्य और त्योहार सब मिला के लिख दिए हैं। तो यात्रा कहाँ पर का है? उड़ीसा का। लावनी तामसा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। भागड़ा ज्यादा लोग करते हैं पंजाब में। कालबेलिया घूमर राजस्थान में। पांडवनी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। कथक कहाँ पर का? यूपी का। इससे यही सवाल बन रहा है। इसके बाद है भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है। देखिए अब कुछ परियोजना के नाम आप याद रखिए, पहले भी आपको रटाए थे कि आप थीन परियोजना कहेगा, थीन परियोजना तो आपको बताए थे रावी नदी पर है। इधर याद रख लीजिए पोंग परियोजना ये ब्यास पर है ना। एक हम बता रहे हैं तुलबुल झेलम पर। तुलबुल कहां पर है? झेलम पर है। एक दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना ये आपको मिलेगा चिनाब नदी पर। देखिए
थीन परियोजना रावी नदी पर, पोंग परियोजना ब्यास तक, तुलबुल देखिए झेलम मतलब ये जम्मू कश्मीर में है तुलबुल। तो दुलहस्ती ऐसे समझिए कि आपका मान लीजिए कि चेहरा चिनाब हो गया तो कोई हंसेगा, दुलहस्ती। बगली हार गएगा, लगेगा आप हार चुके हैं इसलिए लोग हंस रहा है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। बगली हार, तुलबुल, पोंग, धीन ये सब आते रहता है। अब इसके बाद है ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। तो कुछ और स्टेडियम के नाम लिख लीजिए, जैसे आप ग्रीन पार्क स्टेडियम नाम सुने होंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कहां पर है। तो कानपुर में। चेपक स्टेडियम, च से चेपक और च से चेन्नई, तो चेन्नई में। कीनन बताइए कहां पर है। कीनन जमशेदपुर। आप लोग कमेंट की जो देख रहे हैं, मेरा टेक्निकल टीम देख रहा है, उसको कमेंट का रिप्लाई देगा। कीनन ये जमशेदपुर में। और अगर लिखिएगा, हाँ और लिख लीजिए, कीनन हो गया, जमशेदपुर हो गया। कुछ और एक दो देख लीजिए। चिन्ना स्वामी, एक है चिन्ना स्वामी, ये बेंगलुरु में है ना, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद है कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में होता है। कई बार तो ऐसा ही प्रश्न देता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, युद्ध के क्षेत्र में कि खेल के क्षेत्र में। तो लोग समझ अर्जुन था से योद्धा था, तो युद्ध के क्षेत्र में होगा, ऐसा नहीं है, खेल के क्षेत्र में। तो हम लोग समझेंगे आज की खेल से संबंधित जितना पुरस्कार है उसको एक बार थोड़ा सा समझेंगे। पहला पुरस्कार लिखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद ये शुरू जो हुआ था सो 1991-92 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में आप जानते हो इसका नाम चेंज हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसका नाम चेंज हो गया, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यानचंद पर हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको ऐसे कर दीजिए खेल रत्न पुरस्कार। भाई ये देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस अपना वाला नेता के ऊपर नाम रखता था, ये भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस तो बर्दाश्त होगा नहीं, अलग अलग नाम चेंज करो। अब इसमें देखिए, पहले इसमें आपको पैसा जो मिलता था से इतना मिलता था, 7.5 लाख मिलता था। अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और प्रथम जो खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था राजू विश्वनाथन आनंद को, ये शतरंज खेलते हैं, ये तो राजीव गांधी खेल रत्न हो गया पुरस्कार। इसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार। देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था, देखिए दिया हुआ है 1961 में। इससे और प्रश्न देता है किस क्षेत्र में जाता है, तो खेल के क्षेत्र में। अब इसमें पुरस्कार की राशि भी चेंज हो गया है, पहले 5 लाख अब सीधे 3 गुना 15 लाख हो गया। पहले 5 लाख अब सीधे 15 लाख। एक और पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुआ था 2002 में। इसकी पास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए अर्जुन था से द्रोणाचार्य का एक तरह से मैं शिष्य था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। ये 1900 आप देखिएगा 85 शुरू हुआ। इसको किसको दिया जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, खेल प्रशिक्षक को, जो कोच होता है ना, चाहे कोई चीज का कोच हो, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का, सबका तो मास्टर होना है, तो खेल प्रशिक्षक को। लेकिन इसमें आप पैसा देखिएगा तो वर्तमान समय में आपको कर दिया गया है 10 लाख, मतलब उनमें से कमे है, 10 लाख कर दिया गया है। अगर पहले देखिएगा तो इसमें जो पुरस्कार की राशि पहले जो थी
अगर थोड़ा सा आपको बता दें तो पहले थी 5 लाख, पहले थी कितना 5 लाख, लेकिन अब कितना कर दिया गया है 10 लाख। बताइए मतलब कि जो गुरु है उसका कम और चेला को ज्यादा 15 लाख, और खेल रखने वाला तो ज्यादा है 25 लाख है। ये हो गया खेल से संबंधित पुरस्कार, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अपडेट करके बताएं। आइए हम लोग 4 प्रश्न को फिर से डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। जैसे दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आज हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा समझेंगे। मैसूर का था, इसका बाप हैदर अली का नाम सुने होंगे। तो देखिए हम लोग टीपू सुल्तान, थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में अभी हम लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करवाएंगे, अच्छा नहीं लगता है भाई फर्स्ट क्लास में लड़ाई करा दो। ये मैसूर का था, मैसूर का शासक, सही है। इसका थोड़ा सा लिख लीजिए, बाप का नाम क्या था, फादर, तो हैदर अली, हैदर अली। अब मम्मी क्या थी भाई, माता जी फातिमा। अच्छा इसका बचपन का नाम फरीद नहीं था, वो शेरशाह है। बचपन का नाम, बचपन का नाम फतेह अली खां, फतेह अली खां है ना। इसके बारे में और लिखिएगा क्या क्या इसको बोलते हैं। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर इसको बोला जाता है। शेर ए मैसूर किसे बोला जाता है, तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। इसको और लिख सकते हैं, इसने सर्वप्रथम रॉकेट का प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। इसको और लिखिएगा, यह स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वृक्ष लगाया था। ये बेचारा 1799 में मर जाता है। चौथा जो युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, मृत्यु। इसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि कहाँ का शासक था, तो मैसूर का था। इसका बाप का क्या नाम था, तो हैदर अली है, और माता कौन है, फातिमा, और बचपन का नाम फतेह अली खां है। शेरे मैसूर किसे बोला जाता है, बहुत बड़ा तगड़ा शासक था ये जी। ये ऐसा शासक था, ये प्रथम ऐसा शासक था जो विदेश से सहायता ये मांगा था। ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित था, बहुत ज्यादा। ये फ्रांस से सहायता मांगता है कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध दे दीजिए, मतलब तो नहीं मिल पाता है उतना। और देखिए भारत में हम लोग देखे थे कि रॉकेट जो हम लोग मिसाइल जब बनाना शुरू किए थे, तो हम लोग एक देखे थे 1983 में एक प्रोग्राम आता है जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। तो 1983 में हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए पृथ्वी सब, लेकिन सर्वप्रथम जो है से टीपू सुल्तान ही रॉकेट बना लिया था। अब वैसा रॉकेट नहीं था कि बड़े दूर दूर फेंकेगा, कम से कम मतलब तब पर भी 2 या 3 किलोमीटर तक बारूद को फेंक सकता था। तो सर्वप्रथम यही रॉकेट का प्रयोग ये युद्ध में करता है। तो रॉकेट का प्रयोग कौन किया था भाई, तो टीपू सुल्तान किया था। जब चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो उसमें टीपू सुल्तान का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आज टीपू सुल्तान के बारे में कम से कम इतना याद रखिए, है ना, कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, तो टीपू सुल्तान कहते हैं। ये बोलता था भाई कि शेर तरह एक दिन जियो, भेड़ियों की तरह 100 दिन मत जियो, और बढ़िया से जियो। अब इसके बाद है कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। थोड़ा सा नाटो के बारे में समझिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो पूरा देश 2 गुट में बट गया कि भाई ये पूरे विश्व में सबसे पावरफुल कौन होगा। तो कुछ लोग तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग रशिया को कर रहे थे। तो इसी दोनों में टक्कर था कि रशिया पावरफुल बनेगा कि अमेरिका पावरफुल बनेगा।
तो रसिया एक अलग संगठन बनाता है, यूएसएसआर के नाम सुने होंगे, उसमें भी 8-10 गो थे। तो अमेरिका भी थोड़ी ना अथी होने वाला है, तो अमेरिका भी एक नया संगठन बनाता है, नाटो। ये संगठन ऐसा अभी भी है वर्तमान में, अगर भारत इसमें शामिल हो जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा। इसमें है कि अगर मान लीजिए कि अभी 28 इसका मेंबर है, तुर्की भी इसका है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है। तो मान लीजिए कोई देश फ्रांस पर हमला किया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सब देश पर हमला हुआ है। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए कि भारत अगर नाटो का सदस्य होता, तो चाइना अटैक करता भारत पर, चाइना अटैक करता भारत पर, तो नाटो वाला सब मेंबर ये मान लेते कि भाई सब पर अटैक हुआ है, तो हम लोग को जो सहायता करने के लिए अमेरिका भी आ जाता, उधर से तुर्की भी आ जाता, उधर ब्रिटेन भी आ जाता, फ्रांस भी आ जाता, सब सहायता करता। लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। लेकिन ये भी तो है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका दूसरा देश पर अटैक करते रहता है, तो भारत को भी जाके अटैक करना पड़ेगा, कहीं इसका मेंबर है तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अभी तो नहीं बन पाएगा, हो सकता है भविष्य में ये नाटो का सदस्य भारत बन जाए, तो फायदा भी है और हानि भी है। तो सबसे पहले इसका स्थापना देखिएगा, आपको स्थापना ये 4 अप्रैल 1949 में, राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और ये सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन अभी भी है ये जिंदा, ये संगठन। इसमें मेंबर कितने हैं, तो 28 है। हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। अब इसके बाद है कि एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है, कई बार प्रश्न है। इसमें और लिख लीजिए कि 1 न्यूटन जो होता है से 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन। 1 जूल कहेगा तो 10 के पावर 7 अर्ग है ना, और 1 किलोवाट घंटा कहेगा तो आप इसको 3.6 गुना 10 के पावर 6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 होगा, जूल होगा। तो इसको आप इतना 3 को कम से कम याद रखिएगा। हाँ, बड़ा अच्छा चीज आया है कि बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। ऐसे समझिए बटरफ्लाई तैराकी मतलब हम लोग जब तैरते हैं तो फ्लाई करते हैं, तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से। तो कुछ खेल है उनसे संबंधित शब्द है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे चाइना मैन, चाइना मैन। तो ये चाइना मैन किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट में ये शब्द को हम लोग यूज करते हैं चाइना मैन को। तो ऐसे भी याद रखिए, चाइना वाले लोग कैसे लिखते दिखते कैसे, तो कैट तरह दिखते हैं। चाइना मैन क्रिकेट, चाइना मैन क्रिकेट तरह दिखते हैं, चाहे चाइना क्रिकेट खेल भी नहीं करता ज्यादा। इसके बाद आप देखिएगा क्यों, एक क्यों शब्द है तो बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स एक बिलियर्ड्स खेल है तो उसमें क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिएगा बुल्स आई, बुल्स आई। ये बुल्स आई आपको मिलेगा शूटिंग। तो ऐसे समझिए कि जब शूटिंग वूटिंग आता है तो बुल्स आई मतलब खून आ गई, बुल्स बुलबुल्ला आ गई। तो शूटिंग में किससे संबंधित है भाई, तो ये बुल्स आई किससे संबंधित है, शूटिंग से। एक आपको देखिएगा बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, नॉकआउट। ये आपको बॉक्सिंग से मिलेगा, बॉक्सिंग। और एक और है, देख लेते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है ड्यूस, और ये भी भूल रहे थे ड्यूस, तो लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से। इसको कैसे याद रखिएगा, टेनिस। ऐसे समझिए कि लोन लेते हैं तो हम लोग का ड्यू मतलब कि ड्यू मतलब बाकी बकाया रहता है, तो ड्यूज होता है। ड्यूज किससे संबंधित है, तो लोन से। आप लोन नहीं भरते तो क्या हो जाता है, ड्यूज हो जाता है, ड्यूज हो जाता है, समझिए ऐसा ही। और बॉक्सिंग नॉकआउट मतलब नाक ऊपर मार देना। तो ये 4-5 गो तो याद ही रखिए आप कम से कम। ये बुल्सआई, नॉकआउट और क्यों, चाइना मैन किससे संबंधित है, एम और सब बहुत है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर से क्वेश्चन लगाइए नया। देखिए दिया हुआ है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कई बार पूछता है, आया थोड़ा सा शेरशाह के बारे में,
तो हम लोग शेर शाह के बारे में ऑपरेशन थोड़ा सा करेंगे। इसको में देखिए, शेर शाह, शेर शाह है ना, ये आपको 1540 से लेकर 1545 तक रहेगा। ये तही में बहुत ज्यादा काम कर देता है। देखिए इसका जन्म आप याद रखिएगा 1472 या कोई कोई बुक में 1486 देता है। तो दोनों देख के चलिएगा, अगर एक ऑप्शन रहेगा तो वो नहीं दे रहेगा। और इसका बचपन का प्यार, ओ सॉरी, बचपन का नाम बचपन का नाम जो था फरीद खां था, फरीद खां। अच्छा, इसको उपाधि जो शेर शाह की उपाधि मिला, शेर की उपाधि जो दिया था, शेर की उपाधि बिहार के शासक बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी। ऐसा हुआ ना कि ये बहार खां लोहानी की यहाँ पर काम करता था और बेटा को देखभाल करता था, बॉडीगार्ड मतलब। एक दिन क्या हुआ कि जंगल जाता है शिकार पर, तो वो शेर उधर से हमला करता है, तो ये शेर को दबोच लेता है, मार देता है शेर को। तो उधर से आता है भाई, तो राजा से मिलता है, तो बड़ा राजा खुश हुआ, वाह बेटा तुम मौज कर दिया। तो इसलिए वहां पर शेर की उपाधि दे देते हैं। तो शेर शाह की उपाधि कौन दी भाई? ये बहार खां लोहानी। इससे संबंधित दो चीज आपको याद होना चाहिए। एक है चौसा का युद्ध, एक है चौसा का युद्ध। इसी युद्ध से ये हो गया 1539 में। ये हुमायूं के नाम सुने होंगे और शेर शाह, ये दोनों के बीच में होगा शेर शाह। इसमें तो मार मारता है शेर शाह उसको, हुमायूं को मारता है। और इसके बाद हुआ है वो कन्नौज का युद्ध, ये लास्ट युद्ध होगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये होगा आपको 40 में, 1540 में। ये भी हुमायूं और क्या शेर शाह के बीच होता है। तो ये युद्ध में तो हुमायूं जो है से थोड़ा मोड़ा हम मतलब आघात होता है, लेकिन ये वाला में इतना मारपीट दोनों में होता है, मतलब कि जो भी युद्ध होता है जो भी, तो इसमें लास्ट में हुमायूं जो है से हार जाता है और भाग जाता है भारत छोड़ के, और ये जीत जाता है। और भारत पर एक नया वंश आ जाता है, सूर वंश। तो ये स्थापना करता है सूर वंश का, सूर वंश का, या द्वितीय अफगान वंश, अफगान वंश। अगर आपको याद होगा तो लास्ट में जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश के, तो भी अफगाने था। अफगान वंश का संस्थापक आप लोग देखे थे, बहलोल लोदी था। तो द्वितीय फिर से अफगान वंश का स्थापना कौन करता है? शेर शाह। आज इतना ही रखिए, याद रखिए, उसके बाद फिर आओगे तो पढ़ेंगे। अच्छा, मकबरा है तो और मकबरा लिख सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़े थे यहाँ भाजसो कि भाजसो, और इसका बोले थे कादी सिलाराबाद, याद रखिएगा, कादी सिलाराबाद। जैसे ही नाम लिखे भाजसो तो आपको माइंड चलना चाहिए कादी सिलाराबाद। इससे क्या होता है कि आपको ये मुगल शासक, इसका मकबरा पूरा एक ही में याद हो जाएगा। जैसे ये 20 से बाबर, तो बाबर का मकबरा जो था सिर्फ काबुल में था, है ना। और दूसरा है हुमायूं, इसका मकबरा कहां पर मिलेगा? दिल्ली में, दी से दिल्ली। और ए से आपको अकबर, अकबर का मकबरा मिलेगा सिकंदराबाद में, है ना। इसके बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर का मकबरा मिलेगा लाहौर में। उसके बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां का मकबरा मिलेगा आगरा में। लास्ट में रहा है तो उसे समझेगा आगरा। और ये है ओ से औरंगजेब, और इसका मकबरा कहाँ मिलेगा? औरंगाबाद में। ये बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में। अच्छा, इसमें और पढ़े थे तानसेन का मकबरा, कोई बताइए? ग्वालियर में था, ग्वालियर। तानसेन का मकबरा कहाँ था? ग्वालियर में। एक और है निजामुद्दीन औलिया, उसका मकबरा दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती, उसका मकबरा और दूसरा। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। अच्छा, अभी और बचा हुआ है ना, अरे वहां पर तो छूटा हुआ, हम सोचे कि दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं।
दिया हुआ है कि रांगा या टाका सीसा या टीन का मिश्रण है। तो देखिए ये सोल्डर होता है ना, सोल्डर उसी को बोलते हैं रांगा। तो सोल्डर कहिए या फ्यूज कहिए, ये दोनों जो है, तो देखिए इसको ट्रिक से याद रखिएगा। टीसी, टीसी जैसे मान लीजिए सोल्डर करते, सोल्डिंग करते हैं या फ्यूज उड़ता है तो टीसी बड़ी सारा टिस बड़ी करता है। तो टी मतलब टीन और सी मतलब सीसा, इसको याद रख लीजिएगा। इसका मतलब हो गया टीन और सी मतलब हो गया सीसा। अब एक है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो इसको याद रखिएगा काजिनी। कभी कभी ऐसे ना होते काजिनी कहां पर है रे, काजिनी। तो क से कॉपर लिखिएगा, थोड़ा सा इस जगह नहीं है। क से कॉपर, ज से जस्ता और नी से निकेल। और एक और है कासा, तो कासा में टीता, ऐसे याद रखेगा टीता। कासा चाटते हैं तो कैसा लगता है, टीता। तो टी से तीन लिखेंगे और ता से तामा लिखेंगे। और एक लास्ट है पिताजी। देखिए तो पी से हो गया पित्तल, और पित्तल किसका है, ता से तामा और जी से जिंक है। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जगह कम था इसलिए ऐसा कर दिए। अब इसके बाद है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। तो देखिए दो चीज, अगर पुरुष में पूछेगा कि पुरुष में कौन थे तो मिहिर सेन थे, मिहिर सेन। और महिला में अगर पूछेगा तो आरती शाह, आरती शाह। अच्छा इंग्लिश चैनल मतलब क्या होता है भाई, जो चैनल चलती है वो, जैसे मेरा चैनल है वो नहीं ना। तो चैनल और आपको जल संधि बताए थे कि जल संधि जो होता है कि दो पानी आपस में मिलता है ऐसे और स्थल अलग होता है तो उसको जल संधि बोलते हैं। यही जब स्थल थोड़ा सा और दूर जाए, मतलब कि पानी का लंबाई जो है मतलब कि ज्यादा बढ़ जाए, मतलब तो उसको चैनल बोलते हैं। तो जो इंग्लिश चैनल जो है सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है, तो उसी को जो पार करके गए थे कौन गए थे, भारतीय मिहिर सेन पुरुष में, और महिला में कौन थे, आरती शाह। दो प्रश्न और बचा हुआ है, देख लीजिए उसको भी, लगाइए क्वेश्चन। तो दो प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। इधर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो पहले इसको ऑपरेशन कर लीजिए, छोटा है इसमें थोड़ा सा परिचय आज देखेंगे उनका। और से सवाल आती है तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कर्नाटक में है। और कुछ इसमें लिख लीजिए, वो नागर होल, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक है देख रहे हैं अभी। और एक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा अभयारण्य, ये भी कहां पर मिलेगा, तो नागालैंड में। तो नागालैंड में बांदीपुर तो बड़ी ज्यादा पूछता है, ये भी पूछ दिया है। नागरहोल भी याद रखिएगा, तुंगभद्रा भी याद रखिएगा, कर्नाटक में है। अब एक लास्ट सवाल है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं इसलिए कि भाई पूरे एशिया में एक सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे। आज नहीं बहुत पहले की बात है। तो पहले इनका समझिएगा बचपन का प्यार, ओ नाम सॉरी हमेशा प्यार आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और देखिएगा जन्म, अरे वाह यही तो फेमस है, 563 बीसी, लगभग आज से 2600 बरस पहले की बात है। ये लुबनी में हुआ था, लुबनी अभी मिलेगा नेपाल के तराई वाला क्षेत्र में। इनका मृत्यु 80 साल बाद होगा, मृत्यु। तो 483 बीसीए में होता है, कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ। अच्छा इनका पापा का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, सुद्योधन नाम पढ़े होंगे अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो थोड़ा मोड़ा। माता जी कौन थे, तो महामाया, महामाया। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी यशोधरा। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, या को राहुल। इसका अर्थ होता है बंधन से मुक्त।
अच्छा, इसका घोड़ा, घोड़ा का क्या नाम था? घोड़ा, कंथक, कथक, कंथक, कंटक, कंटक, कथक, कथक ऐसे देता है। और इसका सारथी जो पहुंचाया था, सारथी तो चना, इसका सारथी का नाम क्या था? चना। इनकी मौसी, मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी अब सवाल आएगा गौतम बुद्ध से, तो इनका काम पढ़ेंगे और क्या क्या ये सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर देते हैं। दसरा बस्ती में नाम सुनेंगे। प्रथम उपदेश कहां पर दिए होंगे, ये कमेंट करके आप लोग हमको बताइए कि प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही उत्तर देते हैं। तो आज का प्रश्न यहीं तक रखते हैं और ये सिलसिला जारी ही रहेगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा आज तक में। और इसके बाद फिर से हम लोग कल एक नया बोर्ड उठावेंगे और पढ़ते रहेंगे। इसका सब पीडीएफ सब लिंक में डाला हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखिएगा, भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो